नमस्कार। आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज जुगरान जी। मनोज जुगरान जी इसी समय निर्वाचित नहीं हुए हैं, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि वो इस समय चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, चाहे जनता का चुनाव हो, चाहे संघों का चुनाव हो। इतने लंबे अरसे तक एक आदमी लगातार एक पद पर काम कर रहा है और 3 बार चुनाव जीतने के बाद चौथी बार वो व्यक्ति निर्विरोध चुनाव जीतता है। इसका मतलब उसमें कुछ तो खूबियां होंगी, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो उस संघ को प्रभावित करती होंगी, उस संघ के में रहने वाले लोग प्रभावित होते होंगे। आइए हम बातें करते हैं मनोज जुगरान जी से। आपका हिमालय प्लस पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बरथौल जी। आपको हिमालय प्लस के सभी दर्शकों की ओर से चौथी बार निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। आपका आभार, धन्यवाद और सभी शिक्षकों का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इस पद के पर निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मनोज जी क्यों चुनते हैं आपको लोग? अब ये तो शिक्षक ही बता सकते हैं कि मुझे क्यों चुनते हैं, लेकिन हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि शिक्षा और शिक्षार्थ के लिए काम करना है। हमारी जो भी हैं, हमारे पहले बच्चे हैं, उसके बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था है और फिर हमारे शिक्षक हैं। तो शिक्षकों के जो भी इन तीनों जो हमारे अवयव हैं, उनके जो भी कार्य होते हैं, उनको निष्ठापूर्वक कार्य करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो हमारे शिक्षक देखते रहते हैं कि कैसा कार्य हो रहा है। अ, जैसे इस समय आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इससे पहले 3 बार आप लगातार अध्यक्ष रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संघ का कार्य करने के लिए शिक्षकों में रुचि ना हो और इसलिए वो ना आ रहे हों और इसलिए आप लगातार जीतते जा रहे हैं? नहीं, रुचि तो बहुत रहती है। हमारे जो 15 ब्लॉकों के चुनाव होते हैं, तो लगभग वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हमारे शिक्षक ब्लॉकों में आने के लिए लालायित रहते हैं। बिल्कुल चुनाव होते हैं वहाँ विधिवत और बड़ी घमासान के बाद हमारे वहाँ से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो लालायित का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये है कि हम शिक्षकों के बीच में रहते हैं और बड़े लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो कुछ हमारे जितने भी हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी हैं 15 ब्लॉकों के, पूरा सम्मान करते हैं। हम एक टीम वर्क में काम करते हैं, तो इसलिए वो सम्मान की दृष्टि से कि हम सबके अच्छे मधुर संबंध हैं और एक टीम वर्क में काम करते हैं, तो सभी शिक्षक हमारा सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि लगातार यानी सन 2010 से आपने 2010 से पहले से आप जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार आपने बताया कि आप 1 वोट से हार गए थे और उसके बाद जब आपने जीतना शुरू किया, तो लोगों ने आपके खिलाफ लड़ना ही बंद कर दिया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हर बार आप जीतते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अपने शिक्षक संघ के लिए कुछ न कुछ तो वादे करते होंगे। इस समय क्या वादे हैं आपके? हमारा उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी घटती हुई छात्र संख्या जनपद पौड़ी में लगातार पलायन और जो छात्र संख्या घट रही है, इसको भी हमें देखना होगा कि हम अपने अभिभावकों का विश्वास जीते। मैंने कल मंच से भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी थी और केवल हमारा उद्देश्य केवल शिक्षक ही नहीं, हमारा शिक्षा भी उद्देश्य है और जो हमारे बच्चे हैं, वो भी उद्देश्य है कि उनका भी सर्वांगीण विकास हो। तो हम इन्हीं वादों के साथ, इन्हीं सबको विश्वास जीत करके हम आगे काम करेंगे और एक टीम वर्क में काम करेंगे। आपने कहा कि कल आपने मंत्री जी के सामने भी बहुत सारी बातें रखी। कुछ बातें ऐसी थी क्योंकि हम अधिकतर ये मान के चलते हैं कि जो शिक्षक संघ है या शिक्षक है, वो केवल अपने बारे में सोचता है। अगर चाहे वो अपने विद्यालयों के कोटीकरण की बात आई हो, चाहे वो अपने पदोन्नति की बात हो या कभी वो लोग अपने सैलरी बढ़ाने की बात करते हों या ओपीएस की बात कर रहे हों या फिर स्थानांतरण की बात करते हों, सुगमता के साथ हर कोई शिक्षक रहना चाहता है। लेकिन हमने और निरंतर शिक्षक संघ आंदोलन भी रहा है, लेकिन हमने कभी जो विद्यालयों की वर्तमान स्थिति है, लगातार अपने पहाड़ के विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, उसमें कभी शिक्षकों को आंदोलित होते नहीं देखा है। क्या कारण होगा? इसमें आंदोलित ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उत्तराखंड सरकार
की ज़िम्मेदारी है कि उसको जल, जंगल और जवानी रोकने का अधिकार उसको है। प्राथमिक का शिक्षक इस काम को नहीं कर पाएगा। घटती हुई छात्र संख्या के हम एक पार्ट हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो मूलभूत सुविधाएँ जब हमने उत्तराखंड बनाया था कि कूदा झुमरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे, 84 दिन की स्ट्राइक तब तो मैं नया-नया लगा था, हमने उत्तराखंड बनाने के लिए की थी और उस समय हमारे पास तो ईएल भी नहीं थी। हमारी वेतन काटा गया था और हमने उत्तराखंड निर्माण के लिए अपनी पूरी जो क्षमता थी उससे हमारे सभी शिक्षकों ने काम किया था। आज की वर्तमान दशा में जो पलायन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है घटती हुई छात्र संख्या का। तो पलायन के लिए सरकार ज़िम्मेदार है, शिक्षक ज़िम्मेदार नहीं है। साथ ही अब जो घटती हुई छात्र संख्या का एक कारण है वो फैमिली प्लानिंग भी है कि अब 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के नहीं हो रहे हैं। तो पहले जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे तो 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, तो सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। आज पलायन मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, लोग जा रहे हैं इसलिए हमारी छात्र संख्या घट रही है और हम इसके लिए लगातार चिंतित हैं और इसके लिए कार्य करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मनोज जी, अभी एक बात आती है, आजकल बड़ा सुनने में आता है कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें बड़ी मारामारी है एडमिशन की भी, जबकि उनके यहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, वो किताबों के में भी उनकी शिकायतें आ रही हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो विद्यालय हैं, उसमें हम उनको मिड डे मील भी देते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो पुस्तक फ्री हो तो वो भी देते हैं, फिर भी लोग मन नहीं बना पा रहे हैं हमारे विद्यालयों का। क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? उसका मुख्य कारण यही है कि गाँव में लोग रहना नहीं चाहते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारी पौड़ी की जो जनपद की जो जनसंख्या है, जब ये उत्तराखंड बना था 8 विधानसभाएँ थी। आज घट कर के 6 रह गई हैं और 2021 में अगर जनगणना हो जाती है, ये कोरोना के कारण नहीं हो पाई। अगर आज जनगणना हो जाए तो आप भी जानते हैं कि 5 या 4 विधानसभा हमारी रहेंगी। तो उसका मुख्य कारण यही है कि लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं तो उससे हमारी छात्र संख्या गिर रही है और उसके लिए हम कतई भी दोषी नहीं हैं। हमारे यहाँ सब क्वालिफ़ाइड, कल मंत्री जी ने भी ये बात कही थी, शिक्षा मंत्री जी ने, कि यहाँ पे इतने क्वालिफ़ाइड लोग हैं, इतनी परीक्षाएँ पास करके आप आ रहे हैं। हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भी सम्मेलन में ये बात की थी कि आपको विश्वास जगाना है, हम विश्वास जगाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और अब जब गाँव में बच्चे ही नहीं हैं, कहीं पे अब 6 से 11 साल के बच्चे ही नहीं हैं, तो हम कहाँ से बच्चे लाएँ उस गाँव के? आपने अभी कहा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि आप सब लोग क्वालिफ़ाइड हैं, हम भी मानते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारी परीक्षाएँ पास करके आते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि लोग, वो जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, वो खुद अपने बच्चों को अपनी शिक्षा नहीं देना चाहते, वो खुद ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं जहाँ हम ये मान के चलते हैं कि वो क्वालिफ़ाइड नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो आप पूर्व काल से भी देखिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा को स्वयं शिक्षा नहीं दी। अपने बच्चे के प्रति जो निष्ठा होती है वो उस ढंग से वो पढ़ नहीं पाता। और क्या सरकारी शिक्षक ही अपने बच्चों को, हमने तो मांग की है कि जो भी ट्रेजरी हेड से जितने वेतन लेते हैं, अगर यहाँ का डीएम भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, एक शासनादेश कर दो ना कि सब जितने ट्रेजरी हेड से वेतन ले रहे हैं, जो सरकारी मद से वेतन ले रहे हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षक उससे बाहर नहीं जाएगा, शिक्षक भी अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे। ये शुरुआत, क्योंकि सीधे-सीधे प्रभाव शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है, तो क्या ये शुरुआत शिक्षक खुद नहीं कर सकते? शिक्षक करते हैं, बहुतों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक को भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। केवल शिक्षक को ये चीज़ कहना कि वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वह भौतिकवाद का वो है। हर किसी के पास पैसा, जो जिसके पास पैसा हो रहा है वो पलायन कर जा रहा है। तो शिक्षक भी उसी कैटेगरी में आता है और शिक्षक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो केवल हम उसी पे उँगली नहीं उठा सकते। हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो माँग कर रहे हैं ना कि जो ट्रेजरी हेड से वेतन ले रहा है, जो सरकारी मद से वेतन ले रहा है, एक शासनादेश कर दो, ये सब सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। हम वादा करते हैं कि हम भी अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएँगे। मनोज जी, अभी मैं सुन रहा था कि जो शिक्षा विभाग है उसने 7 सदस्यीय एक टीम बनाई है। ये देखने के लिए, ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि जो स्कूलें खाली हो रही हैं, जो जिस तरह से बच्चों की संख्या लगातार घट रही है और अधिकतर विद्यालय तो बच्चे विहीन होकर बंद हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी तरफ से क्या उनको सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आपका भी महत्वपूर्ण, आप अध्यक्ष भी हैं। स्वाभाविक तौर पर पौड़ी जनपद की, पूरी जनपद की आप बात रखेंगे कि हमारे यहाँ इसलिए स्कूलें बंद हो रही हैं या छात्र संख्या घट रही है। क्या कारण बताएँगे आप? देखो, जो छात्र संख्या घटने के लिए जो ये समिति बनी हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं कि वो भी कारण ढूँढे। अगर वो कारण ढूँढने के लिए हमें पूछते हैं, तो हम भी उनको कुछ कारण गिना सकते हैं कि क्यों छात्र संख्या गिर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इधर पर्वतीय क्षेत्रों में, भाई उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बना था,
तो उस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ देती है, क्या लघु उद्योग, क्या कुटीर उद्योग, जब यहाँ रोज़गार होगा तो स्वतः ही लोग यहाँ रुकेंगे, उनके परिवार रुकेंगे। अब ह जो यहाँ पे पलायन हो रहा है उसमें मुख्य तरह से क्या है। नहीं, आपने कहा कि लोग रुकेंगे, लोग रुकते भी हैं, लेकिन लोग अगर जो हैं भी थोड़ा बहुत, उनका झुकाव सरकारी विद्यालय की तरफ नहीं है ना। हो सकता है कुटीर उद्योग खुलें, उसके बाद भी लोग, जैसे आपने कहा भौतिकवादी युग है, सबका अधिकार बनता है कि वो दूसरे विद्यालयों में पढ़ाए, और अपने यहाँ तो आपने खुद ही कह दिया कि कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को खुद ही शिक्षा नहीं देना चाहता। तो फिर कैसे उसका हल निकलेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या कभी आपके इतने मंथन बैठकें होती हैं, कभी उसमें ये विचार आता है कि हमको शिक्षकों को खुद पहल करनी चाहिए, चाहे अपने बच्चे से हो, चाहे जो बच्चे हैं उनसे हो, कि बेहतर हम माहौल बनाएँ और जो लोग यहाँ हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको हम बेहतर शिक्षा दें, ऐसा कुछ होता है? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप हमारे प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करें। आप खुद मेरे विद्यालय में आएँ, वहाँ पे हमने कितनी सुविधाएँ जुटाई हैं, जो बच्चे हमारे पास हैं उनका कॉम्पिटिशन अब प्राइवेट विद्यालयों से करवाएँ। हमारे शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अपवाद स्वरूप 1-2 कारण हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक प्राथमिक शिक्षा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और वो बच्चे हमारे बच्चों के समान हैं। तो हम उन बच्चों के लिए कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो सरकार से माँग कर रहे हैं कि आप यहाँ की जो पलायन है उसको रोकने के लिए काम करें। हम आपके कंधे से कंधा मिला करके उन बच्चों के भविष्य को सँवारने की ज़िम्मेदारी हमारी है और हम उन बच्चों का भविष्य सँवारेंगे। एक अंतिम सवाल है, कुछ समय पहले सरकार ने एक बात कही थी कि हम सभी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करेंगे। आप उसके पक्ष में थे या नहीं थे? ड्रेस कोड लागू करने के पक्ष में संगठन कतई नहीं है, क्योंकि ड्रेस कोड अगर आप निर्धारित करेंगे तो ड्रेस के लिए हमने माँग की थी कि आप भर्ती अलाउंस जैसे हो, वर्दी अलाउंस मिलता है। पहले अभी कुछ टाइम पहले अधिकारियों के लिए भी हुई थी, जब हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, तो वो भी 1-2 महीने रही, अधिकारियों की भी ड्रेस आज कहाँ गई, उसका विधिवत शासनादेश भी हुआ था मंत्री जी की तरफ से। तो ड्रेस कोड का हम कतई भी हम पक्षधर नहीं हैं, हम भी एक सामान्य नागरिक हैं। जैसे वर्दी औरों को मिलती है, या तो सरकार हमको वर्दी उपलब्ध करवा दे, हम पहनने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अपने खर्चे से अगर सरकार बोले कि आप वर्दी पहनो, तो वो हम कतई स्वीकार नहीं है। ये थे हमारे साथ मनोज जुगरान जी। आप 4 बार अध्यक्ष हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये चौथा जो कार्यकाल है, ये भी उपलब्धियों भरा हो। आप जो विद्यालय खाली हो रहे हैं, निरंतर खाली होते जा रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं इन पहाड़ों में, इसके लिए आप कोई ठोस नीति बना सकें अपने संगठन की ओर से, और एक आंदोलन के रूप में उन विद्यालयों को जो खाली हो रहे हैं, उनको पुनः जीवित कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं जगत किशोर बरथवाल, हिमालय प्लस के लिए।